नमस्कार। कुछ हिंदी भाषी राज्यों में एआईसीबी के संबद्ध संगठनों के लिए विकलांगजनों के अधिकारों पर आधारित ऑनलाइन एडवोकेसी कार्यशाला विशेष रूप से दृष्टिबाधित जनों को दृष्टिगत रखते हुए। प्रायोजक डेनिश एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड, डेनमार्क। सत्र 4 महत्वपूर्ण विकलांगता संबंधी निर्णय तथा उनका प्रभाव। वक्ता हैं श्री पंकज सिन्हा, अधिवक्ता, दिल्ली उच्च न्यायालय। इंग्लिश में यह विषय इस प्रकार होगा: इम्पॉर्टेंट डिसेबिलिटी रिलेटेड जजमेंट्स एंड देयर इम्पैक्ट। स्पीकर मिस्टर पंकज सिन्हा, एडवोकेट, दिल्ली हाई कोर्ट। पंकज जी यात्रा कर रहे हैं, तब भी उन्होंने समय निकाला हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं एडवोकेट पंकज सिन्हा जी का, जो कि दिल्ली उच्च न्यायालय में एडवोकेट हैं और यंग है, एनर्जेटिक हैं। बहुत ही प्रेरणा मिलती है इनसे। काफी सारे पीआईएल इन्होंने जनहित याचिका फाइल की है डिसेबिलिटी रिलेटेड ज्वलंत मुद्दों पे, और कई एक में, जैसा कि अभी पंकज जी बताएंगे भी, उन्हें सफलता भी उन्होंने दर्ज करी है। और इनका एक इंटरव्यू भी पिछले दिनों कोविड के दौरान हम लोग पढ़ रहे थे बीबीसी हिंदी में, तो बहुत प्रेरणा मिलती है निश्चित रूप से। तो बहुत बहुत स्वागत है एआईसीबी परिवार की ओर से और सभी एफिलिएट्स की ओर से पंकज जी आपका। और आज का जो टॉपिक है पंकज जी का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट डिसेबिलिटी रिलेटेड जजमेंट्स एंड देयर इम्पैक्ट, यानी महत्वपूर्ण विकलांगता संबंधी निर्णय और उनका प्रभाव। तो पंकज जी आप बाहर हैं, यात्रा कर रहे हैं, हम आपका अधिक समय नहीं लेंगे। ओवर टू यू पंकज जी, इस टॉपिक पे प्रकाश डालें। बहुत बहुत धन्यवाद एंड सॉरी फॉर डिले। आप सभी का नमस्कार। और मैं कोशिश करूंगा कि जहां भी मेरी आवाज क्लियर ना आए तो प्लीज एक बार आप लोग बोल देना, क्योंकि मैं गाड़ी में चल रहा हूँ तो हो सकता है कि आवाज क्लियर नहीं होगी। तो जहां भी प्रॉब्लम हो आप बता देना। तो मैं आज का जो ये नहीं ठीक है, चलते हैं। मैं जो है सबसे पहले ऑर्गेनाइजर्स को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मुझे बुलाया इस पूरे प्रोग्राम के लिए, कि मैं जो डिसेबिलिटी राइट्स में जो विकलांगों के लिए जो मूवमेंट हुआ, उसके बाद जो अलग अलग जजमेंट्स आई हैं, उन जजमेंट्स पर प्रकाश डाल सकूं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूं, जो कई लोग सोचते होंगे कि नया जब एक्ट आया, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, तो पुराने जितने जजमेंट्स हैं, वो जो 95 वाले, उन जजमेंट्स का महत्व खत्म हो गया। तो हमें सबसे पहले ये जानने की जरूरत है एज एन एक्टिविस्ट कि हम लोग क्योंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं और डिसेबल्ड लोगों के राइट्स को रियलाइज कराने के, मटीरियलाइज कराने का काम करते हैं, तो ये जानने की जरूरत है कि जो पुराने जजमेंट्स हैं, क्या वो राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज 2016 आने के बाद खत्म हुआ या नहीं हुआ। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जजमेंट वैसे का वैसा ही है, उनका अस्तित्व आज भी वही है जो पहले था। क्योंकि ये बताया गया है सेक्शन 102 में, सेक्शन 102 का एक या दो है शायद, जिसमें ये बताया गया है कि जो डिसेबिलिटी एक्ट में जितने भी अच्छे ऑर्डर्स पास हुए थे बेनिफिट्स ऑफ द राइट्स, बेनिफिट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्डर्स हो, चाहे वो गवर्नमेंट के सर्कुलर्स हो, एडवाइजरीज हो, या फिर कोर्ट्स की जो अच्छी जजमेंट्स थी, उन जजमेंट्स का इस एक्ट के आने के बाद ये सबसे ज्यादा जानने की जरूरत है कि अगर आप लोगों को पुराने जजमेंट्स पता है जो पंकज जी डिसेबल्ड लोगों के बेनिफिट्स में पास हुए हैं, तो आप लोग उन जजमेंट्स का इस्तेमाल कभी भी कर। हेलो, थोड़ा लैग हो रहा है, आप क्या मूव कर रहे हैं क्या थोड़ा सा? अगर हेलो, आप बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोल रहे हैं लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा अन्ना कहीं साइड में लग सकती है क्या गाड़ी? कहीं साइड में लगा दो। हाँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है हाईवे में? नहीं, साइड ले लो। हाँ, अब क्लियर है आवाज? अभी ठीक है, परफेक्ट। तो जो मैंने पहले बोला था वो वहां तक तो क्लियर था, या फिर से रिपीट कर दूं मैं एक बार? एक दो बार थोड़ा लैग था, आप एक दो सेंटेंस पीछे से रिपीट करेंगे तो अच्छा रहेगा पार्टिसिपेंट्स।
बस मैंने ये बोला था कि जो एक्टिविस्ट हैं उनके लिए जानना जरूरी है कि राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट में भी जो 2016 से पहले कोई भी ऑर्डर इशू हुआ था, सर्कुलर इशू हुआ था, या कोई भी जजमेंट्स आए थे जो डिसेबल्ड लोगों के बेनिफिट्स के लिए थे, वो जजमेंट्स आज भी उतने ही महत्व रखते हैं जितना वो पहले रखते थे। तो ये सोचने की जरूरत नहीं है कि जजमेंट्स जो पहले वाले थे 2016 से पहले उनका कोई महत्व नहीं रहा, या जो सर्कुलर्स पहले के थे उनका कोई महत्व नहीं रहा। क्योंकि अब कई बार ऐसे इश्यूज आएंगे कि नया एक्ट में नए सर्कुलर आएंगे जो बोलेंगे कि ये सुपरसीड करता है पहले के सारे सर्कुलर्स को, तो उसना पड़ेगा कि जो बेनिफिशियल प्रोविजन है उसको ये सुपरसीड नहीं कर सकता, या तो नए सर्कुलर में उसको डालें या फिर उन प्रोविजंस को उनको पहले वाले में से लेना पड़ेगा। खैर, मैं अपने मुद्दे पर आता हूं कि जजमेंट्स कौन कौन सी आई हैं, जजमेंट्स का कैसे किन परिस्थितियों में आई हैं। तो वैसे तो बहुत सारी जजमेंट्स आई हैं, हर फील्ड में आई हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो रिहेबिलिटेशन हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो किसी भी आप उसमें कंसेशन हो, उसमें आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट इशू है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है वो ये है कि आदमी के जीवन के लिए 3 सबसे इम्पोर्टेंट चीज हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। तो सवाल ये है कि जो हाउसिंग राइट्स है, घर का अधिकार, उसके लिए कभी कोई जजमेंट आई कि नहीं। तो 2008 में एक डीडीए का एडवर्टीजमेंट आया था जिसमें उन्होंने बोला था कि 1 लाख रुपए तक हम कंसेशन देंगे और 1% रिजर्वेशन देंगे केवल आपको घर खरीदने में 1% डिसेबल्ड लोगों को मिलेगा। और ये इंटरेस्टिंग था कि सारे डिसेबल्ड का ही 1% था वो। उसके बाद ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं आज के, इन्होंने ये केस फाइल किया था ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क की मदद से, और उस केस में यही बताया गया था कि किस तरीके की डिफिकल्टीज आती है, और इसलिए कंसेशन और इसलिए रिजर्वेशन तो बढ़ना ही चाहिए। कंसेशन का भी जो अमाउंट है वो 1 लाख का ना होके ज्यादा कंसेशन दिया जाना चाहिए। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट में कंसेशन पे तो कुछ नहीं बोला, लेकिन घर का जो था प्रतिशत उसको 1% से बढ़ा के 3% कर दिया, और जो दुकानों का प्रतिशत था उसको 3% से बढ़ा के 5% कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी। उसके बाद कंसेशन पे हाई कोर्ट ने कुछ नहीं बोला, ये मैटर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था जो नहीं जा पाया। तो आज जरूरत है कि उसको हम फॉलो अप करें कि जब ये कंसेशन देते हैं तो क्या क्राइटेरिया यूज करते हैं। लेकिन ऑल इंडिया कन्फेडरेशन की वो बहुत बड़ी विक्ट्री थी, जिस देखा होगा कि डीडीए के जितने भी मकान आते 3% डिसेबिलिटी को और 3% हाउसिंग के लिए और 5% शॉप्स के लिए जो है वो आपको रिजर्वेशन मिलता है। उसके बाद अगर हम उसकी बात करें, घर की तो बात हो गई कि हाउसिंग हो गया। हाउसिंग के बाद आपको अगर देखना हो एम्प्लॉयमेंट में भी बहुत से जजमेंट्स आए। मैं उनका सबका समाधान बताऊंगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में अगर आप देखेंगे तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट जजमेंट है वो तो हालांकि नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड वाला है, जो 2013 में आया, जिसमें रिजर्वेशन को बताया गया कि आपको वैकेंसी बेस्ड होना चाहिए, 3% होना चाहिए सब कुछ। लेकिन उन सबसे पहले आजकल आप देखते होंगे हर जगह अलग अलग यूनिवर्सिटीज में लेक्चरर्स की अपॉइंटमेंट हो रही है, प्रोफेसर्स की अपॉइंटमेंट हो रही है। 1999 में ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड ने चीफ कमिश्नर डिसेबिलिटी को अप्रोच किया था, और चीफ कमिश्नर डिसेबिलिटी ने ये कहा था कि यूजीसी को प्रॉपर पॉलिसी बनानी चाहिए कि जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं वो हर यूनिवर्सिटीज, हर कॉलेजेस और इन सब में हो। जिसके बाद सुनंदा भंडारे फाउंडेशन ने उस केस को कंटिन्यू किया
और उस केस का फिर जजमेंट आया 2016 में। और इसी तरीके से वो जो एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में भी लोगों का एक अधिकार को रिकॉग्नाइज किया गया कि इनको हर जगह यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट दी जाए, लेक्चरर्स में, एसोसिएट प्रोफेसर्स में और प्रोफेसर्स में। इसीलिए आप देखते रहते होंगे कि हर कुछ दिन बाद अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग वैकेंसीज निकल रही हैं। लेकिन अब उन जजमेंट्स, आगे के जजमेंट्स पे आने से पहले मैं आपको ये बोलूंगा कि इन जजमेंट्स को कितना उनका कार्यान्वयन हो रहा है, कितना इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, इसके लिए भी एक एक्टिविस्ट लोगों की मॉनिटरिंग कमेटी होने की बहुत जरूरत है। मॉनिटरिंग कमेटी का मतलब ये नहीं है कि फॉर्मल कमेटी बने, लेकिन कुछ ऐसे हम स्ट्रेटेजीज बनाएं, ऐसे एक्शन प्लान बनाएं जिस चल सके कि वाकई में जो पॉलिसी बन रही है, जो जजमेंट्स आ रही हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन हो पा रहा है कि नहीं। क्या हर यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स हैं? क्या हर कॉलेज में है? पूरे देश में है? ये सब कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए बहुत एक कमिटी, एक प्रॉपर होना चाहिए जो रेगुलरली आरटीआई फाइल कर ले, रेगुलरली रिप्रेजेंटेशंस फाइल करे। जब भी कोई एडवर्टीजमेंट आए उसमें अपना ग्रीवांस या तो डिसेबिलिटी लाइजनिंग ऑफिसर को दे या फिर उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या कॉलेज को दे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका फॉलो अप करने की जरूरत है। आज मान लीजिए डीडीए में ही लोगों को घर मिल रहे, दुकानें मिल रही हैं। कितने घर मिले हैं, नहीं मिले हैं, जितना रिजर्वेशन था मिला है, नहीं मिला है, तो इन सबको मॉनिटर करने की बहुत जरूरत है। उसके बाद उसी तरीके से अगर 3% रिजर्वेशन का आया जब ऑल इंडिया नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड वाले जजमेंट में, उस जजमेंट में बहुत क्लियर लिखा है कि अगर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है तो उसका डिपार्टमेंटल ऑफिसर जो है, जो लाइजनिंग ऑफिसर जिसको आप कहते हैं, वो जो है वो कंटेम्प्ट बनेगा उसके अगेंस्ट। ये कैसे पता चलेगा कि क्यों कभी आपने रोस्टर सिस्टम को समझा, कभी आपने रिजर्वेशन के इम्प्लीमेंटेशन को जानने की कोशिश की? तो इन सब के लिए एक एक्टिविस्ट का ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले कि कौन क्या करेगा, और उसके बाद ये इंश्योर करे कि ज्यादा से ज्यादातर लोगों तक इन जजमेंट्स के बेनिफिट्स पहुंच सके। उसी तरीके से एक एम्प्लॉयमेंट में, क्योंकि आप लोग बहुत जजमेंट्स के बारे में सुन चुके होंगे, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आजकल चल रही है, सिद्धा राजू वाली जजमेंट, सिद्धा राजू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो जो सिद्धा राजू जजमेंट है वो रिजर्वेशन इन प्रमोशन के जजमेंट है, जिसमें कि प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दिया गया। अब सवाल हमेशा कई बार ये आता है कि क्योंकि जो SC ST कैटेगरी है उनको रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं है, मतलब उनका जो रिजर्वेशन प्रमोशन है वो बार बार ओवर रूल हुआ, फिर आया, फिर हुआ, ऐसे ही चलता रहता, तो क्या डिसेबल्ड लोगों का है कि नहीं? तो सिद्धा राजू के जजमेंट में तो ये क्लियर कर दिया कि है। लेकिन उससे पहले कि मैं आपको कुछ 2-3 चीजें बताना चाहता हूँ, इससे प्रसार भारती का भी एक केस है, प्रसार भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, सॉरी मुकेश कुमार एंड अदर्स वर्सेस प्रसार भारती। उस जजमेंट, तो इन जजमेंट्स में रिजर्वेशन इन प्रमोशन को तो बताया गया है कि है ये आपका अधिकार, प्रमोशन मिलेगा। लेकिन सवाल ये है कि ये रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो है ये क्या, जैसे SC ST का डाइल्यूट हुआ, फिर आया, फिर अमेंडमेंट हुआ, हमारा भी ऐसा होता है? तो 2 चीज समझने की जरूरत है, जो इंदिरा स्वामी में भी बोला है, नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड में भी बोला है, कि डिसेबल्ड लोगों का जो रिजर्वेशन है वो हॉरिजॉन्टल है, और ये 50% से जो सीलिंग है उससे ऊपर का है। यानी कि अगर वो 52-53% भी चला जाए तो उससे कोई वो सीलिंग के अगेंस्ट नहीं है। दूसरी चीज जो आपको जानने की जरूरत है कि हमारा जो रिजर्वेशन है वो आर्टिकल 16(1) में है कॉन्स्टिट्यूशन के। डिसेबल्ड लोगों का रिजर्वेशन जो है वो आर्टिकल 16(1) से निकलता है कि सबको एम्प्लॉयमेंट की अच्छी कंडीशन दी जानी चाहिए, जबकि SC ST का जो है 16(4) से निकलता है। तो 16(1) में कभी भी संशोधन नहीं हुए हैं, और इसीलिए
पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का रिजर्वेशन में प्रमोशन है। अब कितने लोग ऐसे हैं जिनको नहीं मिल रहा रिजर्वेशन, लेकिन लोग आगे नहीं आ रहे हैं। जो एक दो आ भी रहे हैं तो वो सही से कोर्ट तक नहीं पहुंच रहे हैं, पूरी अपनी ताकत के साथ वहां नहीं लड़ रहे हैं, या फिर उन ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए ज्यादा लोग ऐसे हैं जो हालांकि एलिजिबल हो चुके हैं प्रमोशन के लिए, लेकिन फिर भी उनको प्रमोशन नहीं मिल रहा है। तो लोगों को आगे आने की जरूरत है। सबसे पहला काम इसके लिए क्या करना चाहिए एक आदमी को, जिस दिन आप एलिजिबल हुए या होने वाले हैं, आपको एक रिप्रेजेंटेशन बनाना चाहिए जिसमें आपको बताना चाहिए कि इस पर्सन्स विद डिसेबिलिटी कैटेगरी में आपकी पोजीशन क्या है, आपकी सीनियरिटी क्या है, और एज पर रिजर्वेशन पॉलिसी आप एलिजिबल हैं प्रमोशन के लिए। आपको रिप्रेजेंटेशन जरूर करना चाहिए अपने लेवल पे, उनको चिट्ठी लिखनी चाहिए। क्यों? अगर ये चिट्ठी आप लिखेंगे तो उसका एक रिकॉर्ड होगा कि आपने टाइम टू टाइम अथॉरिटी को अप्रोच किया, उनको रिमाइंड कराया, जो हालांकि अथॉरिटी की ड्यूटी थी वो आपने उनको याद दिलाया, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं करते हैं। उसके बाद बहुत लोग क्योंकि अथॉरिटी से नहीं पंगा लेना चाहते तो आरटीआई वगैरह नहीं डालते हैं, लेकिन फिर भी आप ये आरटीआई तो डाल सकते हैं कि हम अपनी फाइल का इंस्पेक्शन करना चाहते हैं, रिकॉर्ड्स का या जो भी। अगर वैसे तो आपको आरटीआई मांगने में कोई बुराई नहीं है सर, अब लोग समझते हो तो समझे कि आप किसी सरकारी ऑफिसर के खिलाफ हैं, लेकिन आप नहीं मांगना चाहते हैं तो आप ये बोलिए हम डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट करना चाहते हैं। तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके एप्लीकेशन पे कोई ध्यान दिया गया या नहीं, क्योंकि जो फाइल में नोटिंग्स होती है ना, वो फाइल नोटिंग्स बहुत कुछ क्लियर करती है कि आपके रिप्रेजेंटेशन पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसी तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू ये है जो हमारे डिसेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत मिसिंग है, एब्सेंट है, कि हमारे पास कोई फैक्ट फाइंडिंग कमिटी या बॉडी नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कितने लोगों को रिजर्वेशन इन प्रमोशन में प्रॉब्लम हो रही है। अगर हमारे पास एक ऐसी बॉडी हो जो हर उनको अप्रोच करे जिनके बारे में हमें पता है कहाँ कहाँ जॉब लगी है, आज वो एलिजिबल हो गए, तो उन सबको का डिटेल्स लेकर एक कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन भी बनाया जा सकता है कि एक कलेक्टिव डायरेक्शन इशू हो कि इतने लोग आए हैं ऑर्गेनाइजेशन के पास जो इस पे जो, और डीओपीटी और इन सबको बोला जाए कि तुम्हारे सर्कुलर के बाद भी कुछ नहीं हुआ है। फिर जब कुछ नहीं होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। तो कोर्ट शुड बी योर लास्ट रिजॉर्ट, मतलब कोर्ट आपका लास्ट होना चाहिए एक्शन, और पहले अपने लेवल पे जो हो सके वो आपको एक्शन करते रहना चाहिए। तो फैक्ट फाइंडिंग करने की बहुत जरूरत है कि कितने लोग ऐसे हैं जो एलिजिबल हैं, क्योंकि बहुत लोग ये तो जानते हैं मैं प्रमोशन के लिए एलिजिबल हूँ, लेकिन क्या करना है उन्हें नहीं पता है। अब मैं आपके पास एक जजमेंट बताता हूँ। एक जजमेंट था विकास गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उस जजमेंट में यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज जो हैं वो इंश्योरेंस देती है। तो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का नियम क्या था कि वो डिसेबल्ड लोगों को 1 लाख रुपए का सम एश्योर्ड देती थी और नॉन डिसेबल्ड को 10 लाख का, और डिसेबल्ड लोगों को जो है एक्स्ट्रा प्रीमियम भी देना होता था, नॉन डिसेबल्ड को नहीं देना होता था। तो विकास गुप्ता जो कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उन्होंने इस डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी को हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। और जब उन्होंने चैलेंज किया तो हालांकि डिसेबिलिटी सेक्टर में मुझे नहीं ये शब्द यूज करना चाहिए, लेकिन क्योंकि कोर्ट ने ऐसा कहा था तो मैं आपको बता रहा हूँ। जब ये केस किया विकास गुप्ता ने, तो कोर्ट ने बोला अपोजिट पार्टी के लॉयर को कि गो एंड टेल योर मैनेजर दैट ही इज मेंटली इल। तो ये एक बहुत अजीब, हालांकि डिसेबिलिटी सेक्टर के हिसाब से शायद इस तरीके का शब्द नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने बोला कि आपके जो मैनेजर है उनकी मानसिक स्थिति खराब है कि एक तरफ तो आप सम एश्योर्ड कम दे रहे हो और दूसरी तरफ आप जो है उनसे ज्यादा प्रीमियम भी ले रहे हो। हुआ क्या उसके बाद उस जो जजमेंट आई उसमें कोर्ट ने बोला, अपना डिस्प्लेजर शो किया कि हम लोग बहुत नाखुश हैं कि सरकार का इतना अप्रोच इतना खराब है जिसको
का अप्रोच कितना खराब है कि ये केस आने के बाद भी सरकार ने इसको रिकंसीडर नहीं किया। तो कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि हर पर्सन विद डिसेबिलिटीज को इंश्योरेंस मिलना चाहिए, इक्वल सम एश्योर्ड मिलना चाहिए और इक्वल प्रीमियम उनसे चार्ज किया जाना चाहिए। अब आप अपने आसपास भी देखते होंगे और हम लोग भी देखते हैं कि बहुत सी एजेंसीज हैं जो आपको इंश्योरेंस नहीं देती। बहुत सी इंश्योरेंस एजेंसीज आके ये बोलती हैं अच्छा आप ब्लाइंड हैं, आप ये हैं, आपके नाम पे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आपके किसी घर वाले के नाम पे हो जाएगा, आपको इंक्लूड कर लेंगे। बोलोगे आप लिख के दोगे, तो नहीं, हम लिख के भी नहीं दे सकते। लिख के नहीं दे सकते यही शो करता है कि वो कुछ घपला कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि बहुत सारी प्राइवेट एजेंसीज हैं, आप कैसे उनको को टारगेट करेंगे, लेकिन ये पब्लिक सर्विस तो दे रहे हैं। तो IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी, IRDA की फुल फॉर्म क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी समथिंग, मतलब IRDA आप लोग बस समझ ले, देख लेना आप। डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये हाँ, डेवलपमेंट अथॉरिटी है क्या? डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी में आप लोगों ने किसी ने भी ना, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात को कोशिश की भी जानने की क्या हो रहा है, कि कितनी पॉलिसीज हैं जो एक्सक्लूडेड हैं, इंक्लूडेड हैं, नहीं है। उनके साथ कन्फ्रंटेशन नहीं करेंगे, चाहे रिप्रेजेंटेशन देके, चाहे अपने एक अच्छी फैक्ट फाइंडिंग करके कि इतने लोग वहां गए थे। जैसे मान लीजिए मैं गया, मुझे फॉर एग्जांपल मैक्स भूपा ने इंश्योरेंस देने से मना कर दिया। फैक्ट फाइंडिंग वाला आदमी आके मुझसे ये बोल सकता है कि आप क्या ये बात बोल सकते हो इन राइटिंग में, आपको एक एफिडेविट दे दूंगा कि हाँ जी मैं गया था, मेरी उस एजेंट से बात हुई थी और एजेंट ने ये कहा था कि मैं आपको राइटिंग में नहीं दे सकता हूँ, उस एजेंट का फोन नंबर ये है, ईमेल आईडी ये है। अगर इस तरीके से आप उनका फैक्ट फाइंडिंग में ले ले 10, 15, 20, 25 लोगों का, और उसके बाद आप IRDA को लिखें कि भाई ये देखो तुम्हारा ये चल रहा है, तुमने अभी तक क्या किया, तुमने जो सर्कुलर्स इशू किया उसका इम्प्लीमेंटेशन पे नजर रखने के लिए क्या किया। तो जब इतना प्रेशर पड़ेगा तभी जाके ये चीजें दूर होंगी। केवल जजमेंट आ जाने से ग्राउंड में चेंज नहीं दिखेगा। उस चेंज के लिए तो हमें ही एफर्ट करना होगा, जो बहुत जरूरत है करने की। और ग्राउंड में चेंज लाने के लिए एक लेवल पे काम करने से नहीं होगा कि आप किसी भी एक तरह का एक्टिविज्म करें, चाहे आप RTI कर रहे हैं, चाहे आप रिप्रेजेंट, तो आपको एक जिसको कहते हैं ना जिसको हम कहते हैं कि मतलब versatile kind of activism you will have to undertake, जिसको हम बोलते हैं बहुत ज्यादा अलग अलग अप्रोच। तो केवल RTI या केवल रिप्रेजेंटेशन से काम नहीं चलेगा, केवल रैलियों से भी नहीं चलेगा, अब तो टाइम वैसे भी बदल रहा है। तो आपको ये फैक्ट फाइंडिंग करके IRD को रिप्रेजेंटेशन देके फिर उस पे उनका स्टेटस एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगना चाहिए कि ये जो रिप्रेजेंटेशन दिया आपने उसका क्या हुआ। कोर्ट तो आपका लास्ट ऑप्शन है ही। अब मैं उसके पास, क्योंकि मैं एक एक चीज में बहुत टाइम नहीं ले सकता, क्योंकि मेरा टाइम भी बहुत पहले ही लेट हो चुका है और लिमिटेड है, तो अब मैं दूसरी चीज पे आता हूँ। क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेसिकली ब्लाइंड लोगों के अधिकारों के लिए और अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहा है। मैंने एक केस किया था पर्सनली लेप्रेसी का, पंकज सिन्हा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और लेप्रेसी पे बहुत काम करने की जरूरत है, लेकिन आज तक शायद हमारे पास ये रिकॉर्ड नहीं होगा कि कितने ब्लाइंड लोग हैं जो लेप्रेसी अफेक्टेड है, जो एक बहुत सीरियस कंसर्न है कि अगर हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं और हमें ये नहीं पता है कि कितने ब्लाइंड लोग लेप्रेसी अफेक्टेड है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जो चीजें औरों के साथ हो रही हैं ब्लाइंड लोगों के साथ नहीं हो पाएंगी। तो उसके लिए भी किसी तरीके एक काम करने की जरूरत है और उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि उसमें कोर्ट लेप्रेसी वालों के लिए जो किसी तरीके का भेदभाव ना हो, उनके बच्चों का एडमिशन हो सके, उनको फ्री में चप्पल मिल सके निःशुल्क में, जो उनके फुटवेयर होते हैं, और भी बहुत तरह का दिया था, 14 पॉइंट का डायरेक्शन था, उनके सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी। तो आपको उस पर भी एक काम करने की जरूरत है। आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा इशू आया है डेफ ब्लाइंड का।
डेफ ब्लाइंड एक इशू है, लेकिन हर मल्टीपल डिसेबिलिटी को भी आप देखेंगे तो मल्टीपल डिसेबिलिटी में ब्लाइंडनेस प्लस ऑर्थोपेडिक हो सकता है, ब्लाइंडनेस प्लस डेफनेस हो सकता है, ब्लाइंडनेस प्लस मेंटल रिटार्डेशन, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो हम उसके बारे में आज केवल ब्लाइंडनेस से आगे बढ़ के हम उस मल्टीपल डिसेबिलिटी को कैसे एड्रेस करें, इस इशू को, ये भी एक जानने का ये भी एक इशू है जिसपे सोचने की जरूरत है और उस पर काम करने की जरूरत है कि मल्टीपल डिसेबिलिटी जो ब्लाइंडनेस इंक्लूड करता है उस इशू को हम कैसे टारगेट करें। बहुत से बच्चे आजकल जाते हैं प्राइवेट स्कूल्स में, का एक क्रेज है कि प्राइवेट स्कूल्स में जाने का, लेकिन क्या प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को फीस पे करनी होती है या नहीं? ये अगर आपको देखना हो तो एक केस हुआ था आरव पोरवाल वर्सेस मदर इंटरनेशनल स्कूल का, दिल्ली हाई कोर्ट का केस। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने साफ बोला था, पहले सिंगल जज ने ऑर्डर किया कि इनको एडमिशन दो, फिर जो मदर इंटरनेशनल है वो डबल बेंच में गए, डिवीजन बेंच में। डिवीजन बेंच ने बोला, जो अपोजिट पार्टी के लॉयर थे, बोलता है हाउ मच मोर कॉस्ट डू यू वांट, कितना और ज्यादा कॉस्ट लगाऊं तुम एडमिशन नहीं दे रहे हो तो। पहले उन पे 10,000 लगाया था सिंगल बेंच ने। तो फिर खैर वो मैटर डिसाइड हुआ और उसमें हाई कोर्ट ने बोला कि ना केवल आप इनको एजुकेशन देंगे अपने स्कूल में, बल्कि फैसिलिटीज देंगे और 18 साल तक इनसे कोई फीस चार्ज नहीं करेंगे। आप देखते होंगे बहुत से स्कूल्स में हम लोग बच्चे जा रहे हैं, कोई नेशनल एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड से जा रहे हैं, कोई कहीं से जा रहे हैं और बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स में जा रहे हैं। अब मैं श्योर तो नहीं हूं, लेकिन मुझे ये पूरी उम्मीद है कि वो सब बच्चों का या तो स्कूल पे कर रहा होगा, चाहे डोनेशन लेके कर रहा हो, चाहे जैसे कर रहा हो, या बच्चे खुद पे कर। लेकिन अगर आप इस जजमेंट के बारे में अवेयर हैं तो आप इसी जजमेंट के आधार पे उनको ये कह सकते थे कि कोई भी प्राइवेट स्कूल जैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से चार्ज नहीं कर सकता, वैसे ही पर्सन्स विद डिसेबिलिटी से पैसा चार्ज नहीं कर सकता है। तो खैर आप लोगों का क्वेश्चन होगा तो बताना कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि ये एक ऐसा जजमेंट है जो आप लोगों की नॉलेज में लाने की जरूरत है और मैंने सोचा कि ये जजमेंट आपको बता दूं। उसी तरीके से जैसे जैसे अभी टाइम के साथ आप देख रहे होंगे, मैंने सुना है, सच झूठ नहीं पता, कि कंसेशन की जो फैसिलिटी है रेलवे में वो कुछ ट्रेन में कम हो रही है, कंसेशन नहीं दे रहे हैं। लेकिन इस इशू को अभी तक हम कितना सशक्तता के साथ सरकार के सामने उठा पा रहे हैं, ये सोचने की जरूरत है। उसके लिए हमने क्या क्या किया है, ये सोचने की जरूरत है। उसके लिए हमने क्यों सरकार को अब तक कुछ नहीं बोला, क्योंकि अगर हम आपस में ही बात करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो ये जानने के लिए आपको एक प्रवीण गुरुनाथ का जजमेंट था, प्रवीण गुरुनाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आप सबको आइडिया होगा कि पहले 2011 या 14 से पहले केवल रेलवे टिकट में कंसेशन जो मिलता था वो मिलता था काउंटर से टिकट बुक कराने के बाद। लेकिन जब ये जजमेंट, प्रवीण गुरुनाथ एक वॉलंटियर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे, उन्होंने ये केस किया था कि आपका जो वो है, क्या नाम है, कंसेशन जो है वो ऑनलाइन भी बुकिंग होने पर मिलना चाहिए। बहुत अपोजिशन हुआ, विरोध हुआ, लेकिन बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कंसीडर करो और आज आप लोग आराम से ऑनलाइन टिकट बुक करा पाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी पार्लियामेंट में डिक्लेयर किया कि बजट में इसके लिए प्रोविजन होगा। तो इसी तरीके से ये मुद्दा बहुत समय बाद आगे आया था और इसको एड्रेस ऑनलाइन बंद हो गया, वो सुना ऑनलाइन वापस से बंद हो गया, दोबारा से सुना बंद कर दिया। हेलो, हाँ पंकज आई हर्ड कि दोबारा से बंद हो गया ऑनलाइन। बंद हो गया? ऑनलाइन बंद हो गया मतलब सुनने में यही आ रहा, आई डोंट नो, आई नीड टू वेरीफाई that concession ticket on the IRCTC web app website। हाँ, अच्छा, दोबारा से वो बंद हो गया है, सुनने में यही आया, पर we need to check it। हाँ, वही we need to check it and we need to take action concertedly। हाँ,
हाँ प्लीज तो वो कंटिन्यू, सब, प्लीज कंटिन्यू, आई जस्ट इन्फॉर्म यू कि दोबारा बंद हो गया ये हाँ तो शायद ये जो शायद। ये ऑनलाइन का प्रोविजन नहीं, मुझे तो अभी 15 दिन पहले किसी ने बताया था कि अभी भी बना सकते हैं। अच्छा फिर होगा और आपके देन। पास स्कैंड होना, आपके पास आपका डॉक्यूमेंट जो है कंसेशन का ये होना चाहिए और आपका आधार कार्ड होना चाहिए, तो आप बना सकते हैं। अच्छा ग्रेट, सो मे बी आई मिस हाँ, इन्फॉर्म, हो सकता है, दैट्स पॉसिबल। तो आप ये कंसेशन वाला इशू, एक इशू आया तो इस पे काम हुआ। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ जो आप में से कभी किसी ने शायद सोचा नहीं होगा, और ये आर्टिकल 14 का कितना बड़ा वायलेशन है, कि जब एक नॉन डिसेबल्ड आदमी स्लीपर क्लास से एसी क्लास में मूव इन करता है, जाता है, तो उसको केवल डिफरेंशियल अमाउंट देना पड़ता है। यानी कि जो डिफरेंस आया उस अमाउंट का, एसी और मतलब एसी में सपोज करिए एसी का 800 फेयर है, आपकी जनरल की टिकट 300 की है, तो आपको 500 और देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कंसेशन लेके गए हैं स्लीपर में या जनरल में, और अगर आप एसी में जाते हैं, तो आपका वो पूरा टिकट कैंसिल हो जाएगा, आपको पूरा फेयर देना पड़ेगा। तो ये कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। लेकिन कभी किसी ने इस इशू को उठाया नहीं, कभी किसी ने इस इशू को चैलेंज किया नहीं, कि जब उनको डिफरेंशियल ट्रीटमेंट देना पड़ता है और मुझे हर डब्बे में कंसेशन अवेलेबल है, तो मुझे क्यों नहीं डिफरेंशियल कंसेशनल रेट देना अलाउ किया जाए। तो ये इस तरीके के इश्यूज हैं जो आपको एज एन एक्टिविस्ट बहुत सोचने की जरूरत है, कि इन इश्यूज को हम कैसे उठा सकते हैं और कैसे उनका हम समाधान कर सकते हैं। तो ये जजमेंट्स मुझे आपके सामने डिस्कस करने का यही पर्पस है, कि मैं आपको एक तरह का, हालांकि मेरे से सीनियर्स बहुत बैठे हैं, लेकिन मेरे इसके लिए सही वर्ड पता नहीं क्या होगा, गाइडेंस बोलूं या मैं एक वे फॉरवर्ड बोलूं, जो भी बोलूं, कि मैं एक रास्ता दिखा सकूं कि इस तरीके से आप लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है, और आप लोग अलग अलग जजमेंट्स को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर हम एक बार के लिए जजमेंट लेते हैं नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, वो जजमेंट आई थी 2014 में, शायद 13 में। तो उस जजमेंट के आने के बाद भी आप लोग देखेंगे कि बहुत सारा जो 3% रिजर्वेशन भी नहीं मिला कभी। बहुत सारी एजेंसीज हैं जहां डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो जो है, वहां आज तक नहीं लोग लगे। क्यों नहीं लगे? क्योंकि हम लोगों का एक केयरलेस अप्रोच रहा। हम लोगों ने कभी उसमें रिजर्वेशन मांगने की कोशिश नहीं की। कोई एक दो लगे हो तो नहीं पता मुझे। अभी मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चली कि यूपी में बहुत से लोग यूपी पुलिस में इंस्पेक्टर रैंक पे भी हैं, जिनको टेली कॉलर अलग अलग ड्यूटीज दी गई हैं। होम गार्ड की ड्यूटी है बेसिकली। क्या आपने कभी सुना है कि दिल्ली में, झारखंड में, बिहार में, केरला में, पंजाब में कहीं होम गार्ड में डिसेबल्ड है, ब्लाइंड, वो भी? तो आखिर ये जो अलग अलग राज्य जो अलग अलग नौकरियां लोगों को दे रहे हैं, क्या हम उनका इस्तेमाल करके दूसरे राज्यों में भी उनको नौकरी नहीं दिलवा सकते हैं? दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी उनको नौकरी नहीं दिलवा सकते हैं? जो लोग आज बिल्कुल खाली बैठे हैं, कम से कम वो खाली तो नहीं बैठे होंगे, बैकलॉग छोड़ दीजिए आप, वो अलग अलग डिपार्टमेंट में तो लग जाएंगे। तो इस तरीके के बहुत सारे हमारे पास मुद्दे हैं जिनको अलग अलग तरीके से सोचने की जरूरत है और अलग अलग तरीके से करने की जरूरत है। और इसीलिए मैं आपको हर हर फील्ड की एक या दो जजमेंट देने की कोशिश कर रहा हूं, कि जिससे कि आप इनको आगे इन जजमेंट्स को अपने लिए इस्तेमाल कर सकें। जीएसटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जीएसटी, चाहे कोई भी आप इक्विपमेंट खरीदते हैं डिसेबल्ड लोगों के लिए या अपने लिए या हमारे लिए, उस पे जीएसटी है। कोई ब्लाइंड आदमी आज गाड़ी खरीदने जाता है, उस पे भी जीएसटी है। जीएसटी नॉर्मल लोगों के लिए भी है, लेकिन ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी को नहीं है जीएसटी। हम लोग उस पे क्या कर रहे हैं? चीफ कमिश्नर डिसेबिलिटी का एक जजमेंट भी आया, जिसमें ये बोला गया, रामदास वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे का जजमेंट था, जिसमें ये बोला गया कि जीएसटी भी नहीं लगेगा, टोल टैक्स भी नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आज कुछ नहीं कर रहा है, कोई पॉलिसी के साथ नहीं आया।
हम लोग जीएसटी के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं कि जीएसटी जो है वो उन इंस्ट्रूमेंट्स पे नहीं होना चाहिए जो डिसेबल्ड के राइट्स को आगे बढ़ाने के लिए, उनके पर्सनल मोबिलिटी को इंश्योर करने के लिए है। क्यों आज सारे एक्टिविस्ट, सारे ऑर्गेनाइजेशन आज उस मुद्दे पे नहीं काम कर रहे हैं? अगर ये मुद्दे पे काम हो तो जीएसटी कम होगा नहीं होगा अलग इशू है, या तो हट ही जाएगा या बहुत नॉमिनल रहेगा, क्योंकि जीएसटी लगाने का कोई बेसिस है ही नहीं, बेसिस है ही नहीं। मैं आपको आज ये बोल रहा हूँ और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से बोल रहा हूँ कि जीएसटी लगाने वाले और जीएसटी फाइल करने वाले भी कई बार इसमें कंफ्यूज है कि इनका कैसे इस जीएसटी का हम इस्तेमाल कर सकें। आपको जीएसटी के बारे में एक बात और बता दूं, जो दिल्ली वगैरह से हैं, वैट या और सारे टैक्सेस मिला के पहले हम 14% टैक्स पे करते थे, आज हम 27-28% तक टैक्स पे कर रहे हैं। तो डिसेबल्ड लोगों को तो पहले ही ज्यादा जरूरत होती है असिस्टेंस की, मोबिलिटी के लिए, किसी के लिए असिस्टेंस की, तो उसमें जीएसटी लगाना तो कोई सेंसिबल डिसीजन है नहीं। तो इसमें भी एक अच्छा सा रिप्रेजेंटेशन बनाने की, फैक्ट फाइंडिंग करने की और ये सब करने की जरूरत है। ये कह देना मात्र सफिशिएंट नहीं होगा कि लोगों के पास नौकरियां हैं। तो जीएसटी पे भी एक जजमेंट आया था और जिसपे चीफ कमिश्नर के इस जजमेंट को राइट्स के रूप में रियलाइज कराने की जरूरत है। बहुत बड़ा इशू है हाउस टैक्स। वे इनकम टैक्स में तो ठीक है, एग्जेम्पशन है, हाउस टैक्स की क्या पोजीशन है? पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का अगर घर है तो उनको हाउस टैक्स देना होता है कि नहीं? तो ये सारे इश्यूज को हमेशा एग्जामिन करने की अब जरूरत है। और खासकर ये जो नई रिजीम में जो नए गवर्नमेंट्स आ रही हैं, उस समय बहुत सी पॉलिसीज जो अच्छी थी वो जा रही हैं, तो इसलिए उनको हमको अलग से एनालाइज करने की जरूरत है, उनका विश्लेषण करने की जरूरत है। एक जजमेंट मैं आपको बताता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग, और इसकी मैं तुलना करूंगा अपने अभी केरला की यात्रा से, मैं जहां हूं, कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ द डेफ एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक केस फाइल किया कि भाई डेफ लोगों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो पहली बार जो कुछ लॉयर्स लेके गए सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट उसको एंटरटेन नहीं किया उस केस को। बाद में ये केस हाई कोर्ट में गया, दिल्ली हाई कोर्ट में, क्योंकि उसमें विड्रॉ कर लिया था सुप्रीम कोर्ट से लोगों ने। तो हाई कोर्ट ने बोला कि अगर इनका इंटरव्यू लेने के बाद ये लोग कॉम्पिटेंट पाए जाते हैं, डेफ लोग जो श्रवण बाधित लोग हैं, तो ये कॉम्पिटेंट मिलते हैं, तो इनको जो है वो क्या नाम है, हेलो, हाँ अभी कितना टाइम रह गया क्योंकि मेरी बैटरी जा रही है, तो मैं उसी हिसाब से। हाँ नहीं, तो जब भी आप फिनिश करना चाहें आपकी मर्जी। ठीक है। तो उसके बाद ये वाला जब केस हुआ तो कोर्ट ने बोला कि अगर इंटरव्यू के बाद भी ये लोग इनको ऐसा लगता है कि योग्य हैं तो इनको लाइसेंस दो। अब मैं आपको बताता हूँ जो इंटरेस्टिंग चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कि अगर आप श्रवण बाधित हैं, डेफ हैं, और आपने अब्रॉड से लाइसेंस लिया है तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस इंडिया में चलेगा, लेकिन अगर आप इंडियन है तो आपको इंडिया में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा क्योंकि आप डेफ हैं। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि कितनी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी है। अरे भाई, डेफ तो डेफ ही रहेगा, चाहे विदेश से लाइसेंस ले आए चाहे इंडिया से ले आए, ठीक है, लेकिन उसको वो तो ये सब ग्राउंड्स होते हैं जिसको हमें चैलेंज करना होता है। कल मैं केरला में एक बीच में गया, आई थिंक पंकज की बैटरी गई, पंकज की बैटरी गई आई थिंक, आई थिंक वी लॉस्ट द बैटरी। पर बहुत अच्छा लेक्चर था पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पंकज, आर यू बैक? हेलो पंकज, हाँ पंकज, गो अहेड, गो अहेड। आवाज नहीं आ रही सर? आ रही है, अब आ रही है। हेलो, अब आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि जब मैं बीच में गया कल, एक बीच में तो विदेशी लोगों के लिए था कि वो बियर पी सकते हैं और अलग बीच था, और जो इंडियंस है वो बियर नहीं पी सकते हैं और वो जो है उनके लिए एक अलग बीच था। तो इसी तरीके के बहुत सी पॉलिसीज हैं जिसको आपको देखना है कि कहाँ पे ब्लाइंड लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, और
अलग अलग जजमेंट को आप कैसे इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। मैंने आज कुछ तरीके बताए हैं, जिसमें एक फैक्ट फाइंडिंग है, एक आपका आरटीआई है, एक आपका रिप्रेजेंटेशन है। एक और मैं तरीका बता सकता हूं, वो है पब्लिक हियरिंग, कि आप लोग कुछ ऐसा फैक्ट पता करें जिसमें डिसेबल्ड लोगों के साथ अलग अलग तरीके से भेदभाव हुआ हो। उसके बाद एक ट्रिब्यूनल बनाएं जिसमें एक कोई सोशल एक्टिविस्ट हो, एक लॉयर हो, एक जर्नलिस्ट हो, एक रिटायर्ड जज हो, उनके पैनल बनाएं, और वहां पर वो डिसेबल्ड आदमी अपना ये पूरा जो स्टेटमेंट दे, उनको ये लोग रिकॉर्ड करें कि इनके साथ कैसे भेदभाव हुआ। उसके बेस पे आप ना केवल बुक्स पब्लिश कर सकते हैं, मैगजीन्स पब्लिश कर सकते हैं, बल्कि उन्हीं फैक्ट्स को लेके आप कोर्ट में जा सकते हैं या डिपार्टमेंट्स के पास जा सकते हैं कि कितना भेदभाव लोगों के साथ हो रहा है गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बावजूद भी, और जितनी पंचायत हैं, जितने ब्लॉक्स हैं, जितने एमएलएस हैं, जितने एमपीज हैं, ये सब इसके बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इसी तरीके से काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा। अगर कुछ गलती हुई हो तो माफी चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी कई जजमेंट्स के बारे में, इनके बारे में हम सुनते रहे हैं, पर उनको एक साथ स्टडी करना और एक साथ उनके बारे में बात करना, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे पार्टिसिपेंट्स को बहुत फायदा हुआ होगा इस वक्तव्य से। ऑलरेडी एक क्वेश्चन था, किसी ने हैंड रेज किया हुआ है, किसने किया है? विनोद चंद्र गुप्ता जी। विनोद गुप्ता जी। हाँ हाँ जी, बोलिए गुप्ता जी। आ रही है? आ रही है। आ रही है आवाज? हाँ जी आ रही है। हेलो, आ रही है आपकी तो। हेलो, हाँ जी आवाज आ रही है आपकी। हाँ सर बोलिए। कोई क्वेश्चन है किसी का? विनोद गुप्ता जी का था क्वेश्चन ना। पंकज जी से कोई क्वेश्चन है आप लोगों में से किसी का? विनोद गुप्ता जी ने हैंड रेज किया था। इंद्रजीत कुमार सर। इंद्रजीत। हाँ जी, ये जो बताए सर कि रिजर्वेशन तो हर स्टेट का तो अलग अलग हो सकता है सर। मैं बिहार से हूँ सर। किस बारे में? जो जॉब वगैरह या जो जॉब का ही मेनली होता है। देखिए रिजर्वेशन जो है वो अभी तक केवल जो एमपी है, एमपी और छत्तीसगढ़, उन्हीं का है कि वो मतलब वो जो है जब यहाँ 3% चल रहा था तो 6% दे रहे थे जी। बाकी मोरलेस सारे स्टेट्स में जो है वो यही चल रहा है। अभी 3 से उन्होंने 4% किया है। तो रिजर्वेशन का जो है खासकर अब हाउसिंग के मामले में भी मोरलेस सब लोग 3% का ही फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का भी केस था, यूपी का, लखनऊ का, वो किया था राकेश जायसवाल साहब ने शायद। तो केसेस में रिजर्वेशन मोरलेस एक जैसा ही है छत्तीसगढ़ और एमपी को छोड़ के। जी थैंक यू सर। सन्यास बेहरा जी। सन्यास जी। ऐश्वर्या, अब मैंने उनको बोला है। अच्छा। सन्यासी अनम्यूट कीजिए अपना। अनम्यूट। पंकज जी सर। आप बहुत लंबी यात्रा पे जा रहे होगे। 1 घंटा लेक्चर हो गया, उसके बाद भी गाड़ी चल रही है। हाँ सर। हेलो। हाँ सन्यास जी। हाँ सर, एक्चुअली हाउसिंग राइट के बारे में तो थोड़ा सा जानकारी मिला ये दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का, लेकिन जो फूड राइट के केस बता रहे थे, क्या पर्सन्स विद डिजेबिलिटी को फूड राइट में इंक्लूड करने, बेसिकली अंत्योदय अन्न योजना में उसका कोई स्टैंडर्ड गाइडलाइन बनाया गया? बिल्कुल 5% है उसमें। पंकज, फूड राइट्स फूड केस जब हुआ था ना, तो राइट टू फूड केस में ये पहले ही क्लियर कर दिया था कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी उस पूरे उसमें कंसीडर किए गए थे,
और बिलो पावर्टी लाइन में उनको 5% या क्या रखा गया था, लेकिन बाद में जो गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आई ना कि 32 रुपए से ऊपर और उस कारण से पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज जो है वो ज्यादातर लोग वंचित रह गए, डिप्राइव्ड हो गए इस राइट टू फूड के बेनिफिट से। अदरवाइज आप जो पूरे उनके उसका राइट टू फूड का केस देखेंगे, और इवन अब तो राइट टू फूड एक्ट भी आ गया है, तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को हमेशा से इसमें बिलो पावर्टी लाइन में कंसीडर किया गया था। नहीं, 32 रुपए की क्या बात की है? 32 रुपए का क्या इशू है? जब राइट टू फूड केस चल रहा था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक वो निकाला था कि बिलो पावर्टी लाइन में कौन लोग आएंगे, तो उन्होंने ये कहा था कि जो 32 रुपए से नीचे जिनकी आय होगी वही लोग आएंगे बिलो पावर्टी लाइन में। 25 रुपए पर डे? 32 रुपए पर डे। हाँ हाँ। नहीं सर, एक्चुअली जो फूड राइट एक्ट आया है इसी में तो सिर्फ पर पर्सन को 5 केजी चावल या गेहूं मिलता है, लेकिन जो 25 केजी या 35 केजी मिलता है अंत्योदय अन्न योजना में, उसी में से पर्सन विद डिसेबिलिटीज को प्रायोरिटी में कवर करनी है जो बीपीएल का है। इसके बारे में क्या सोच रहे हैं आप और क्या पोजीशन ऑफ लॉ है अब तक? सर बिलो पावर्टी लाइन का ये जो अंत्योदय और अन्य योजना और ये सब है, इसके बारे में मुझे बहुत अब तो ज्यादा क्लेरिफिकेशन नहीं है, लेकिन मुझे यहीं तक का पता था जब वो क्या बोलते हैं, जब वो बिलो पावर्टी लाइन का पैरामीटर डिसाइड हुआ था 32 रुपीज, उसके बाद मैंने इसको ज्यादा फॉलो अप किया नहीं था। इसका सिंपल है जी, एक्ट के हिसाब से 5% रिजर्वेशन है बिलो पावर्टी लाइन स्कीम में। अगर कोई भी स्कीम बिलो पावर्टी लाइन में है तो उसमें हमें 5% मिलेगा, चाहे वो कोई भी हो। अभी हमने एआईसीबी ने प्रधानमंत्री आवास योजना में भी हमने जो है 2 मकान दिलवाए हैं ना? जी 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 2 मकान हमने दिलवाए हैं हमारे सीबीआर प्रोग्राम में। और अभी जो स्कीम थी पेंडेमिक के दौरान फ्री राशन की, तो उसके अलावा दौरान भी हमने कई विजुअली इम्पेयर्ड को राशन दिलवाया है। तो ऐसा नहीं है, अगर कहीं वायलेशन हो रहा है तो बताइए। एंड हाँ जी, एक और हैंड रेज है जी, विनोद चंद्रगुप्ता। उनसे पहले एक और भी है, जीतू जी। जीतू जाट। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। मैं ये निवेदन कर रहा था। हाँ जी, करिए। जी हाँ, बताइए। आवाज आ रही थी आपकी? म्यूट हो गए। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जीतू जी आवाज आ रही है? आ रही है सर, अभी जो प्रधानमंत्री आवास योजना में चर्चा चल रही है। हेलो, आवाज आ रही है आपकी? प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर क्या ब्लाइंड को हाउस लोन पर किसी तरह की छूट है? यदि कर्मचारी है तो वो उस तरह की जो 3 उन्होंने कंडीशन बना रखी थी, एक 6 लाख रुपए की आय तक की, एक 12 लाख वाली, एक 24 लाख रुपए की। तो उसमें अपन को 12 लाख वाली और 24 लाख वाली बंद कर दी है गवर्नमेंट ने, लेकिन क्या ब्लाइंड्स के लिए, मतलब दिव्यांगों के लिए कोई ऐसी सुविधा है क्या अभी भी? पंकज गौरी। ये तो निजा साहब ज्यादा अच्छा होता भाई, गौरी आप बताइए। ज्यादा पता नहीं। गौरी जी सर, आप बताइए। हमारे साथ मेरे ख्याल से सर वो विक्रम दत्त सर भी जुड़े हुए हैं। अगर वो बता पाए। एक सेकंड। हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, सीबीआर देखते हैं डैप प्रोजेक्ट के अंदर। विक्रम जी है हमारे साथ। विक्रम जी, कुछ छूट है क्या? जहां तक मेरे को मालूम है छूट नहीं है, कोई कंसेशन नहीं है। नहीं, एक्चुअल में लोन पर जो सब्सिडी दी जाती थी, पर जो सब्सिडी दी जाती है उसकी बात कर रहा हूँ। जो सब्सिडी सबके लिए है वो पीडब्ल्यूडी के लिए भी है, पर रिजर्वेशन है। एक्चुअली प्रेसिडेंट साहब एंड जीतू जाट साहब, हम लोग अपने सीबीआर में लोन तक तो पहुंचे नहीं है। जो हमारे अभी रिसेंटली 2 हुए, पहले भी 2 हुए हैं,
तो ये स्टेट में जो ग्रांट मिल जाता है प्रधानमंत्री आवास योजना में, उसके दौरान हमने ये मकान बनवाए। अभी परसों भी हम एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल को हमने मकान दिखाया, बहुत सुंदर बना हुआ था यहाँ प्रतापगढ़ के एरिया में, जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रांट मिली। लेकिन आप जो पूछ रहे हैं वो जो बैंक की लोन की स्कीम है, होम लोन पर जी, होम लोन, तो हमने सीबीआर प्रोजेक्ट में होम लोन के द्वारा अभी तक हमने किसी को लोन ना दिलाई है, ना हमने कोशिश की है। हमने लोन सिर्फ NHFDC के अंडर अपना स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए हमने अभी तक 79 लोगों को 7 लाख के ऊपर के लोन हमने दिलवाए। नहीं, पहले तो उन्होंने तीन से मतलब 2021 तक, शायद मैं जहां तक ठीक हूँ, 31 मार्च 2021 तक इनकी सरकार की योजना थी सब्सिडी की। उसमें उसके बाद उन्होंने 6 लाख तक की आय वालों के लिए ही रखी है। तो क्या कोई दिव्यांगों के लिए उसमें नहीं, जैसा बताया कि हम उस स्टेज पे पहुंचे नहीं है, हम तो ग्रांट दे रहे हैं। विनोद, थैंक यू विक्रम, धन्यवाद पंकज, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग and we'll be in touch with you on various issues.